खास मुलाकात और खास मुलाकात की चर्चा बेहद ही अहम और संजीदा विषय पर जाति प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का यह स्पेशल एपिसोड कि जब से आरक्षण का प्रावधान हुआ तब से ही जाति प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा चला आ रहा है, बदस्तूर जारी है। आपने देखा होगा कि अंबेडकर नामा लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। एमपी सांसद महाराष्ट्र की नवनीत कौर राणा के ऊपर यह मुकदमा था, वो भी हमने उठाया। अब क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन समाज को जागरूक रहना पड़ेगा, तमाम ऐसे मुद्दों को तलाशना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ अंबेडकर नामा में हमारे खास मेहमान है इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी पटना में रहते हैं और बिहार सरकार में इंजीनियर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं। इसके साथ साथ विभाग बोलते हैं, लेखक हैं। बाबा गाडगे पे इन्होंने किताब लिखी है। इसके अलावा कई पत्र पत्रिकाओं में इन तरह के मुद्दों को लगातार संजीदगी से उठाते रहे। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है अंबेडकर नामा में। जी, मैं अंबेडकर नामा देखता हूँ। देखते हैं अंबेडकर नामा? हाँ, अंबेडकर नामा मैं देखता हूँ और बहुत ही आपके जो कार्यक्रम इसमें होते हैं वो देश की भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाती है और लोगों को जागरूक करती है। शुक्रिया राजेंद्र जी। और चलिए अब सीधे काम की बात में पहुंचते हैं कि आप लगातार कई दस्तावेज आपने जुटाए हैं। लगातार आप कई पत्र पत्रिकाओं में जाति प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़ा पर आप लिख रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये मैं बता दूं कि जो आरक्षण था SC/ST का, वो अस्पृश्यता और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण था। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्ग के लिए था, 341 शेड्यूल कास्ट के लिए, 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए। लेकिन जब सवर्णों को आरक्षण नहीं था तब हेरा फेरी, चोरी चकारी जैसे करके लोगों ने नौकरियां की हैं, रिटायर भी हुए हैं। इस सारे सवाल आपको पूछूंगा कि अब तो 10% जो है सुदामा आरक्षण आ भी गया है, तब भी जो है इनकी हकमारी जारी है, फर्जी प्रमाण पत्र का मामला जारी है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति का लिस्ट बनाना केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है, राज्य सरकारें भी उसमें हस्तक्षेप करती हैं और कई बार इन मामलों में मौन रहती है। चलिए शुरू करते हैं, आपकी फाइंडिंग्स क्या है राजेंद्र? देखिए, ये जहां तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला है, ये मैं तो विद्यार्थी जीवन से ही देख रहा हूं कि इसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नामांकन लेते हैं और अधिकतर के विरुद्ध तो शिकायत ही नहीं होती है। जानने के बाद भी लोग डर के मारे चुप रहते हैं और जहां कहीं भी शिकायत भी होती है तो अधिकारी से लेकर न्यायपालिका और पुलिस से लेकर सारे लोग इस पर इस तरह से एक्ट करते हैं जिससे कि शिकायतकर्ता परेशान हो जाता है। और न केवल परेशान होता है, उसको प्रोत्साहन मिलने की बजाय, बल्कि कभी-कभी तो शिकायतकर्ता को ही इस स्तर तक परेशान किया जाता है कि वो छोड़ देता है। तो इसमें हर स्तर पर सबकी संलिप्तता रहती है और इससे वजह ये हुआ कि जो पहले इक्के-दुक्के मामले सुनने को आते थे, अब ये लगातार तेजी से बढ़ते गए और बढ़ते-बढ़ते न केवल इस स्तर पहुंचा कि पहले तो नौकरियों में होती थी, नामांकन में होता, नामांकन से शुरू हुआ, नौकरियों में आया और अब जो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, प्रदेश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा जैसे संस्थानों में भी अब डंके की चोट पर लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लोग आ रहे हैं और इसमें किसी एक सरकार को दोषी नहीं कहा जा सकता। ये इसमें सभी सरकारों का योगदान रहा है। हर सरकारों के कार्यकाल में यह प्रगति करता रहा और न केवल प्रगति करता रहा, बल्कि उसमें अब तो कुछ सरकारें वोट के लालच में दूसरी जातियों को भी इसमें अपने स्तर पर नोटिफाई करती जा रही हैं और न केवल नोटिफाई कर रही हैं, बल्कि उसमें जब मामला कोई न्यायालय में भी जाता है
तो उसमें सारे पक्ष और विपक्ष के वकील भी मिल जाते हैं, जज भी मिल जाते हैं, और एक तरह से उच्च न्यायालय के स्तर पर उन लोगों को लाभ मिल जाता है। जबकि यह मामला भ्रष्टाचार निवारण का मामला है, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण का मामला है, 420 का मामला है, आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। ये सरकार और उनके अधिकारियों की मिलीभगत से जो ये होता है, इस पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। प्राथमिकी कोई दर्ज कराने भी जाता है तो अब चूंकि सरकार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज लोग होती नहीं, न्यायालय में जाने के बाद भी न्यायालय जो है वो उसकी भूमिका जो है सकारात्मक नहीं होती है, क्योंकि उसमें सब लोग शामिल रहते हैं, क्योंकि सवर्णों को ही लाभ लेना रहता है। इसलिए नीचे के प्रशासन से लेकर न्यायपालिका तक के लोगों की भूमिका जो होती है वो बड़ी ही नकारात्मक होती है। जो फेक जाति प्रमाण पत्र वालों को प्रोत्साहित करने वाली ही होती है, क्योंकि और जब यह प्रोत्साहित करने वाली होती है तो धड़ल्ले से लोग विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाकर अनुसूचित जाति जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करके लोग लाभ लेते हैं। ये एक विकट स्थिति है। और कभी कभी जब चुनाव आते हैं, चुनाव के समय में मैं देखता हूं खास करके बिहार सरकार ने कई जातियों को अपने स्तर पर, ये राजद की सरकार में भी शुरू हुआ, नीतीश कुमार की सरकार में भी शुरू हुआ, ये सब लोग हिलिएगा नहीं, स्थिर से बोलिए सर। हाँ, तो ये सभी सरकारों में ये अबाध गति से चलता आ रहा है। कभी कभी लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो लोअर कोर्ट तक तो कोई रिलीफ मिलती नहीं है, हाई कोर्ट तक। जब सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं तो वहां से रद्द होता है। कभी भारत सरकार भी जो छोटे छोटे मामले में राज्य सरकारों को के भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई में एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा स्कैम है। मैं तो ये कहता हूं कि इस स्कैम में जिस तरह से डी रिजर्वेशन, फर्जी जाति प्रमाण पत्र और विभिन्न तरह के साजिशों के तहत आरक्षित सीटों का अपहरण किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा घोटाला है, एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम में इतने सभी लोग शामिल हैं और उनके शामिल होने से ये इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। मामला न्यायालय में भी जाता है, न्यायालय के भी अधिकारी नहीं करते हैं कि पहले इन पर प्राथमिकी दर्ज करो, इन पर आपराधिक कार्रवाई करो, बस कहते हैं कि रद्द कर दो। फिर न्यायालय कहता है कि अच्छा लाभ ले लिया तो अब छोड़ो, जाने दो, आगे अब कार्रवाई नहीं कुछ होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं वो बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ये सोचता है, जैसे विधायिका के भी लोग हैं जिसकी चर्चा आपने राणा की, नवनीत कौर राणा की बात आपने की। तो नवनीत कौर राणा के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग थे वो शिवसेना के लोग थे, इसलिए मामला उतना हाईलाइट हुआ। लेकिन जहां जहां छोटे छोटे मामले आते हैं, पंचायतों के मामले आते हैं और जगह के मामले आते हैं, यदि लड़ने वाला प्रतिद्वंदी कमजोर है तो वह मामला भी हाईलाइट नहीं होता है। जैसे बिहार में एक मामला था बड़ा चर्चित 2001 का, बिहार के फतुहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजद के टिकट पर दिनेश चौधरी नाम के एक सज्जन फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रामविलास के समधी पुनीत राय को, जो रामविलास उस समय चर्चित व्यक्ति थे, उनके समधी को हरा के वो विजयी हुआ था। उनके जैसे आदमी ने कई प्लेटफॉर्म को नॉकिंग किया, उस नॉकिंग के बावजूद भी वो 5 साल तक विधायक रहा। लास्ट में ये ट्रेस हुआ कि हाँ भाई फर्जी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या कार्रवाई होनी चाहिए? 5 साल तो लाभ लिया, उससे तो कोई वसूली हुई नहीं। और उसके बाद देखा देखी इस तरह से विभिन्न तरह के लोग सामने आने लगे। अब मैं बता दूं कि कैसे कैसे लोग लाभ लेते हैं। लाभ लेने के लिए सरकार ही खुद छेद करती है बहुत सी चीजों में। जैसे पहले एक गोद लेने का मामला है, तो गोद लेने का तरीका होता है कि भाई 5 साल से उम्र का बच्चा हो और जो कोई गोद लेता है तो उसके यहाँ फिजिकली वो रहे और वो उसको फाइनेंशियली एजुकेशन से लेके हर स्तर तक सपोर्ट करे पढ़ने में। लेकिन जो गोद लेता है, अमीर आदमी के लड़के को कोई गरीब आदमी का गोद लेगा, ये तो यही भ्रष्टाचार का मामला सामने आ जाता है। तो वो ऐसे लोग अपने पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं और कागज में फर्जी गोद का बन के
और वो अनुसूचित जाति बना के लाभ लेते हैं। जबकि ये 420 और आपराधिक षड्यंत्र का मामला है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला है। इस पर आपराधिक कार्रवाई दर्ज होने की बजाय ये लोग उल्टा कभी-कभी एक परिवाद भी डलवा देते हैं अपने शुभचिंतकों से कि भाई एक ठो कोर्ट में डाल दो और सरकारी वकील, जज और सब लोगों से मिलके और उसको जस्टिफाई भी करवा लो कि फिर कहीं कोई कंप्लेन होगा तो हम कहेंगे भाई जज साहब का आदेश है, न्यायपालिका पर आप आक्षेप कर रहे हैं। तो न्यायपालिका पर आक्षेप, न्यायपालिका जो सरकारी संवैधानिक सिस्टम है, उन सिस्टमों का भी किस तरह से दुरुपयोग अपने पक्ष में ये लोग करते हैं सबकी मिली भगत से, कि ये भी एक इसके बढ़ोतरी का कारण है। उससे भी बड़ी बात आती है कि हमारे जो दलित प्रतिनिधि हैं, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो उस पर चुप्पी साधे रहते हैं। डर के मारे, लोभ या भय बस वो आवाज नहीं उठाते हैं। मैंने जब इस पर आलेख लिखा तो ये आलेख कई विधायकों को, सांसदों को और भी प्रतिनिधियों को मैंने भेजा कि भाई आप इस पर कुछ बोलें। तो कई लोगों ने बड़ी बेबाकी से कहा कि आप हिम्मत वाले हैं, इतना आलेख भी लिख देते हैं। मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं बोलूं। संजोग से मांझी जी ने हिम्मत दिखाई, मांझी जी के बयान देश भर में चर्चित हुए। तो ये मैं मांझी जी का आभारी हूं कि मांझी जी ने इस तरह का अपने समाज के दबी कुचले लोगों की आवाज को उठाने का काम किया। अब रही बात कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मांझी जी सरकार के प्रतिनिधि हैं, बिहार सरकार ने भी बहुत से गलत काम किए हैं। उन कामों को, जैसे बहुत सी जातियों को उनको अधिकार ही नहीं है और सबको चेक काटते जाएं, हमारा अकाउंट ही नहीं है और हम चेक, किसी का चेक काट दें कि लो भाई जाके पैसे भुना लो। मैं रतन लाल जी के बैंक अकाउंट से राजेंद्र प्रसाद चेक काटते जाएं तो ये तो धोखाधड़ी का मामला है। लेकिन भारत सरकार भी इस पर चुप्पी साधे हुए है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और मामले को न्यायालय में एक डाल के जो बरसों तक पेंडिंग रहता है, अनिर्णित रहता है या निर्णित भी हो जाए तो उससे लाभ लेने वालों का कोई नुकसान नहीं होता है, वो लाभ ले चुके होते हैं। तो इस तरह से ये जो दुष्चक्र है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ने का एक वही वजह है कि अब जब तक दलित समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे, अपराधियों के विरुद्ध और जो सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध FIR नहीं लॉन्च होंगे, दलित अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। कानून तो बहुत कुछ है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उन कानूनों, उन दफा में कार्रवाई ही नहीं होती है, लोग चुप्पी साधे रहते हैं मिली भगत करके। ये एक पूरा रैकेट चलता रहता है, ये एक बड़ा स्कैम चलता रहता है। और राजेंद्र जी, अभी बहुत ही आप दिलचस्प बात बता रहे हैं और इस पर लगातार अभी लंबी चर्चा करूंगा। सरकार की चुप्पी है या मौन सहमति है? न्यायपालिका में घपलेबाजी है, दलित नेता चुप है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि पूरे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सब खत्म हो रहा, सब खत्म ही कर दिया जाए घोषणा करके। हाँ, निश्चित ही तो जी है? ये हाँ, आप इसको यूं समझें कि सरकार वोट के लालच में और दलित नेता भी उनके विरोध के भय से चुप्पी साधे रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो फेक सर्टिफिकेट के आगे बढ़ने का कारण है। और जब तक ये दोनों समुदाय इस स्तर तक नहीं आएंगे, खिलाफ में बोलेंगे और जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि बहुत से मैं लोगों को देखता हूं बोलते हैं कि भाई हम तो, अभी कुछ मुखिया का मामला था तो मैंने तो कहा कि भाई मुखिया दूसरे जात वालों को दे दिया गया और ये फर्जी है। मैंने कहा उसके सर्टिफिकेट को लगाते हुए आप कम से कम सर्टिफिकेट जारी करने के विरुद्ध आप प्राथमिकी, भ्रष्टाचार निवारण, आपराधिक षड्यंत्र, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट और भी सब जो 4-5 दफाएं बनती हैं इस पर, उसके तहत आप प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई मैं थाना तो प्राथमिकी ही नहीं लेता है, उल्टे डरवा देता है और कहता है कि ये करोगे तो तुम्हारे पर 2-4 और मुकदमा दूसरे दफा में हम लगवा के परेशान करेंगे। तो ये जो एक इस तरह का जो माहौल बनाया गया है और उसमें सरकारों की भी मौन सहमति रहती है, क्योंकि अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सरकार भी इन्वॉल्व रहती है। तो और सरकार का मतलब क्या है, जो आप समझते हैं कि
व्यक्ति ही प्रधान हो जाता है। आजकल तो सरकारों में व्यक्तिवादी राजनीति हो गई है। तो ये वो उस व्यक्ति के सरकार का मतलब उसके उस व्यक्ति के इशारे पर बाकी सारी मशीनरी काम करने लगती है और इसलिए कार्रवाई होती नहीं है। उसमें भारत सरकार भी कभी-कभी लिखती है कि भाई ये गलत है, इस तरह के परिपत्र नहीं होने चाहिए। अभी एक मामला बिहार विधानसभा का ही है, जो जिस तरह से मैंने कहा कि गोद का मामला है, उसी तरह से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला है कि कोई उस जाति का नहीं है लेकिन कहेगा कि हम वही जाति के हैं और उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि रतन लाल को यदि पैसा नहीं दें, राजेंद्र प्रसाद यदि रुपया नहीं दें, तो ब्लॉक में इनको पिछड़ा भी बना दिया जाएगा और ये आवेदन देंगे कार्रवाई करने के लिए भी, तो कार्रवाई नहीं होगी, पड़ा रह जाएगा। और वही कुछ पैसे दे दें और उनको मिला लें तो 24 घंटे के अंदर सर्टिफिकेट भी बन जाता है। ये इस तरह की जो प्रवृत्तियां आई हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से कार्रवाई हर स्तर पर दब जाती है, क्योंकि लाभान्वित लोग जो होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, सशक्त होते हैं, वो हर स्तर पर खर्च करके, चाहे वो भले ही दलित क्यों ना अधिकारी बैठा हो, वो भी दलित का गला काट देता है। पे आ रहा हूँ राजेंद्र जी, दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ जी। देखिए, मैं अंबेडकर साहब को पढ़ रहा हूँ और कल भी परसों भी मैंने वीडियो बनाया है कि गांव के ज्यादातर अस्पृश्य खेतिहर मजदूर होते हैं, अपने जीविका के लिए बड़े जमींदारों पे आश्रित होते हैं, ठीक है जी। और वो आवाज नहीं उठा सकते, उनकी नाकेबंदी कर दी जाती है, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, तमाम सब बातें डॉक्टर अंबेडकर 30 के दशक में लिख रहे थे। एक अकेला डॉक्टर अंबेडकर लड़के इतने बड़ी जमात को कुछ संवैधानिक अधिकार दिलवाए, मानना पड़ेगा ये बात। जी। उनके लाभ से हजारों सांसद, विधायक, मिनिस्टर और हजारों हजार की संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, जज सब बने। तो संघर्ष कौन करता है? संघर्ष हर समय मिडिल क्लास करता है, जिसको बुर्जुआ नाम से जाता जी। वो गरीब मजदूर करेगा नहीं। और जो ये मिडिल क्लास, जैसे आप तो सरकारी ऑफिसर रहे हैं, बिहार में एससी कर्मचारी संघ है जिसके आप ऑफिस बेरर भी रहे, देश में हजारों कर्मचारियों के संगठन है, हजारों, वाम से कई सेगमेंट में बटा है, बड़ा संगठन है, बड़े बड़े भाषण हम सुनते हैं जी। और तमाम राज्यों के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो है कर्मचारी संगठन है और सबसे ज्यादा लाभ मिडिल क्लास आरक्षण का लिया, जो सरकारी नौकरियों में गए। जी। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर और इस मुद्दे को कोर्ट से लेकर सड़क तक, क्योंकि आरक्षण जब फर्जी खत्म होगा तो उनके बच्चे भी नौकरी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। ये पढ़े लिखे ये बाबू मिडिल क्लास लोग जो आईएएस आईपीएस आपके यहाँ है, वो कर्मचारी संगठन भारतवर्ष में किस लिए बना हुआ? खाली कर्मचारी कल्याण करने के लिए कि और भी उसका काम? नहीं, देखिए, मिडिल क्लास जो है वो बहुत मामलों में नेतृत्व किया करता है, लेकिन हमारे अंदर जो मिडिल क्लास उभरी है वो बहुत सी तो अपनी जात छुपाने में भी लगी रहती है। हिंदुस्तान में जातियां छुपती नहीं है। बहुत सी जगहों में आप जाएंगे तो हमारे अधिकारियों को जब आप उनसे जानते हुए पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, मैं वो तो जात का हूं ही नहीं। पहले ज्यादा था, थोड़ा कम हो गया है अब। लेकिन जब संघर्ष की बात आती है तो संघर्ष करने के लिए मुश्किल से 2-4 आते हैं, और 2-4 भी जो आते हैं संघर्ष में तो उनमें ग्रुपिज्म इतना होता है, उनमें भी कास्टिज्म है, जो आपस का जो जाति भेद है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने का पीछे उनका जो उद्देश्य भी था कि एक जाति बनो, क्योंकि हिंदू धर्म में रह के विभिन्न जातियों में बट के आपस में ही तुम लड़ोगे पहले, तो वो दूसरों से लड़ने का वो उतना आधार मजबूत नहीं बन पाएगा। इसलिए बौद्ध धर्म अपनाना उनका कोई ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म में उन्होंने सुधार के लिए बहुत प्रयास किया। 20 साल तक, घोषणा के बाद 20 साल तक वो बाबा साहब ने इंतजार किया कि हिंदू धर्म में सुधार हो जाए, क्योंकि पूना पैक्ट में गांधी जी से जो समझौता हुआ था कि 10 वर्ष में सामाजिक असमानता, शैक्षणिक असमानता सब दूर कर दिया जाएगा और सभी लोग एक पायदान पर होंगे।
तो बाबा साहब ने तो विश्वास किया उन लोगों पर, उनके कथनी को, सवर्ण हिंदू नेताओं के, गांधी जी के और उनके जो सहयोगी लोग थे। लेकिन सामाजिक जो विभेद रहा, शैक्षणिक विभेद रहा, तो वो जब दूर नहीं हुआ तो बाबा साहब इंडिपेंडेंट स्टेप लेने के लिए बाध्य हुए कि भाई बौद्ध बनो और एक जात बनो, बौद्ध का एक कैटेगरी रहे। लेकिन बौद्ध बनने के बाद तत्काल उनका देहांत हो गया। और आज जो लोग बौद्ध बन रहे हैं उनसे भी मैं सवाल करता हूं कि भाई जब बौद्ध बन के भी तुम जात को रखोगे तो फिर बौद्ध का मतलब क्या रहा? फिर तो कोई मतलब रहा नहीं। तो इसलिए जब तक, उसी तरह से बाबा साहब का था कि अनुसूचित जाति एक बनो, लेकिन अनुसूचित जातियां एक कहां बन रही हैं? अनुसूचित जातियां, अब तो हम लोग यही देखते हैं, अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ भी है, तो वहां भी जातियों के हिसाब से गोलबंदी होती है। और जब वो गोलबंदी होती है तो फिर वो दलित महादलित की भी चर्चा हो के दूसरे लोग लाभ उठाने लगते हैं। तो ये महादलित और दलित शुरू हो जाता है। तो ये जो मामला है वो इन वजहों से हमारी लड़ाई कमजोर होती है। हालांकि माझी जी ने जो आह्वान किया है वो एक बड़ा आह्वान है और सभी दलितों को इस पर सोचना चाहिए, इस पर आगे बढ़ना चाहिए, उनको उनके हाथ को मजबूत करना चाहिए। नहीं, माझी जी पे मैं आऊंगा, मैं जानता हूं उनको और मैं कई बार मिला हूं माझी जी पर जी आऊंगी। लेकिन पहले जो जी फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जब जी बड़ा मिडिल क्लास जो है, जो बाबू जी लोग का क्लास, अगर जी ये नहीं लड़ेगा, नेता नहीं लड़ेगा, तो आपके प्रतिनिधित्व की, आपके नौकरियों में आरक्षण की लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर मान लीजिए राजेंद्र बाबू, अगर मैं अम्बेडकर नहीं नामा लड़ाई, कर, मेरी कोई कोई वैधानिक जिम्मेदारी तो नहीं कि मैं डिस्कशन करूं, पढ़ के बताऊं, तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेके चला रहे हैं। जी तो इतने सारे संगठन चंदा भी इकट्ठा करते हैं, तो वो चंदा किस लिए इकट्ठा करते हैं? वो सामाजिक देखिए आंदोलन होगी, अपने अधिकारों की देखिए रक्षा की लड़ाई होगी। देखिए मिडिल क्लास जो है वो अधिकतर जो है, मैंने अभी कहा कि ये लोग जातियों में बटे हैं, चंदा इकट्ठा जरूर करते हैं, लेकिन वो जब उनके कॉज होते हैं, व्यक्तिगत कॉज होते हैं या उनके स्पेसिफिक कॉज होते हैं, तो उस पर तो लड़ जाते हैं। लेकिन जहां सामूहिक कॉज की बात आती है तो वहां उनकी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाती है और वो उस रूप में प्रयास नहीं करते हैं, जिस वजह से ये सब सारी स्थितियां आ रही हैं। और उस जब प्रयास भी करते हैं तो मैंने एक कहा कि कुछ कुछ लोग हिम्मत भी करते हैं, तो चूंकि इसमें सरकार का संरक्षण रहता है और सरकार वैसे लोगों को प्रताड़ित करने लगती है, परेशान करने लगती है, न केवल ट्रांसफर पोस्टिंग के के साथ, बल्कि उन पर विभिन्न तरह के फर्जी आरोप भी लगा के प्रताड़ित करती है। इसलिए ये जो है अधिकारी जब अकेले मिलते हैं तो बोलते हैं कि इच्छा तो बहुत करती है, लेकिन मैं क्या करूं, देखिए ना, उनको शो कॉज हो गया, उनको ये हो गया, उनको वो हो क्या हो- गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हाँ है। मुझे, मेरे ऊपर तक कॉलेज ने इतने मुकदमे कि फर्जी फर्जी मैं लड़ ही रहा हूँ ना। अब ऐसा है ना, नहीं आप कहावत है, नहीं कहावत एक है। आपका नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन सब सब हिम्मत वाले नहीं होते हैं। मैं तो यही देखा हूं, जब मैं विश्वविद्यालय में था, छात्र तो वहां वहां भी कुछ फर्जी नामांकन के मामले आए थे, मैं बता दूं। और उस फर्जी नामांकन में भी विश्वविद्यालय, वहां के छात्र नेता जो दूसरे सवर्ण समुदाय के थे, किस तरह से गोलबंद हो गए थे। तो मुझे डीएम की शरण लेनी पड़ी और डीएम उस अब समय रघुनंदन सिंह। बीएचयू की बात कर रहे हैं। हाँ जी जी, मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, हाँ, उस तो समय वो नामांकन की बात। विस्तार से थोड़ा जी बताइए जी। देखिए, तो उस समय भी फर्जी नामांकन में लोग आते थे और जब कुछ मामले सामने आए तो मैंने जब लिख के दिया तो मेरे पर भी कई तरह की धमकियां आई और भी चीजें आई। मैंने उसको फेस किया और मैं उस समय रघुनंदन सिंह टोलिया डीएम हुआ करते थे वाराणसी के, ट्राइबल समुदाय के थे, बाद में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी भी हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको कुछ करना नहीं है, वो एप्लीकेशन, उसकी प्रतिलिपि मुझे दो। और उन्होंने अपनी तरफ से एफआईआर लॉन्च कराया और बीएचयू के अधिकारियों पर भी कड़ी लगाम लगाई। तब जाके उन लोगों पर कार्रवाई कुछ हुई। लेकिन फिर जैसे उनका तबादला हुआ और मैं वहां से चला आया तो पता चला कि सब लोग डिग्री लेके किसी तरह से लिपापोती करके
चले गए। तो ये स्थितियां होती हैं और उन स्थितियों में और देखा-देखी इस तरह से भयंकर यूपी में भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें आ रही हैं सामने, बिहार में भी आ रही हैं। अब पहले क्या था कि सरकारी संरक्षण नहीं मिलता था उस रूप में, थोड़ा बहुत मिलता था किसी अधिकारी का। लेकिन अब जब सरकारी संरक्षण मिलने लगा, तो अब लोग बेखौफ होने लगे। न केवल सरकारी संरक्षण मिलने लगा बल्कि जो लोग शिकायत करते हैं उनको भी सरकार की तरफ से ही उल्टा काम होने लगा। तो इसलिए ये रफ्तार जो है, शिकायत की भी रफ्तार कम हुई और अनुचित लाभ लेने वालों की रफ्तार बढ़ती गई। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अब करो या मरो वाली स्थिति आ गई है। दलितों को ये सोचना है, एक तो उनकी नौकरियां सीमित हो रही हैं, दूसरे उनके नाम पर दूसरे लोग उनका हक ले रहे हैं। इसलिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, उसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए। सभी लोगों से आगे आने की मैं अपील करूँगा। अम्बेडकर नवा लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है, आपने देखा ही होगा। अब चलिए, आपने विस्तार जी। से बात की, आपने लेख भी लिखा है इस पे और लगातार कम से कम कर्मचारी संघ को बोलिए कि नहीं लड़ सकते हैं तो कुछ लड़ने वाले लोग इकट्ठा कीजिए। और सशरीर जो है, कहावत है कि वो स्वर्ग नहीं नहीं, जाता उन है। लोगों ने हाँ, बात तो तुम कर्मचारी संघ ने सुनिए, किया, ऐसा न करें। नहीं उन लोगों ने कर्मचारी संघ ने हाई कोर्ट में भी मुकदमा किया है। मैं ये भी कहूँगा, लेकिन सवाल ये है ना कि जिस तरह से वहाँ भी लोग डरते हैं फाइल करने में, और दूसरी बात है कि मुकदमा करने से तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई मामला बनने वाला नहीं, क्योंकि मुकदमा का जो प्रेयर ही गलत होता है। क्योंकि प्रेयर ही होना चाहिए कि भाई जो नोटिफाई करने वाले लोग हैं, जो लाभ लेने वाले लोग हैं, उन पर आपराधिक कार्रवाई की जाए लॉ के हिसाब से। वो आप, आपराधिक कार्रवाई नहीं हो। एक राय है, मेरी एक राय है, जी फर्जी जाति प्रमाण पत्र विरोधी मंच बनाइए, बिहार में शुरू कीजिए। फर्जी जाति प्रमाण विरोधी मंच, और जी जितने रिटायर आपके साहब लोग हैं बिहार के, उनको जी इकट्ठा कीजिए। अब रिटायरमेंट के बाद तो लड़ ले, कम से कम नौकरी करते नहीं लड़े। रिटायर जी मंच बनाइए, हम लोग सहयोग करेंगे। जिला वाइज मीटिंग लीजिए, वहाँ बहुत सारे युवा काम कर रहे हैं अभी, मनीष पासवान, अमर ज्योति, इस तरह के बहुत सारे यूथ वहाँ काम कर रहे हैं। एक बार उनसे बात हो, नेताओं से भी चर्चा करें। आप अभी मानी जी से मिलने जाएंगे, श्याम रजक से जी भी मिलिए, आप खुल के एक्सपोज कीजिए जो स्टैंड नहीं ले। मैं किसी पार्टी का जी। प्रतिनिधि नहीं हूँ, कांग्रेस के अशोक राम से भी नहीं मिलिए। नहीं, ये और पार्टी। राजेंद्र जी सुन लिया जाए, और बना के पहले, ये न्यायालय का मसला नहीं है, ये राजनीतिक मसला है। बाबा साहब ने जी जो प्रतिनिधि किया था, राजनीतिक लड़ाई लड़ के लिया था, कोर्ट से थोड़ी लिया जी, तो राजनीतिक मामला है, आपराधिक मामला है। था। मैं तो साफ कह रहा हूं, ये कोर्ट का मामला ही नहीं है कि कोर्ट से को लोग प्रेयर करें। यह मामला राजनीतिक दलों का है और आपराधिक एफआईआर लॉज कराने का है। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक मामला सुलझने वाला नहीं है। एक नहीं, दूसरी चीज और मैं हमारे पास खबर उत्तर प्रदेश से भी आया, वहां कोई बघेल है जो कि जी नेता बने हुए फर्जी का, उन्होंने दोबारा फोन नहीं किया, उनका भी इंटरव्यू करना था मुझे। और मैं जी चलते चलते आगे में राजेंद्र जी, मैं आपसे एक आग्रह कर रहा था जी कि आप जब जीतन राम मांझी से आप मिले, तो जी। उनको कहिए मैं तो कि सभी लाइव। मैं तो हाँ, सभी जो सभी दल के नेता थे उनसे मैंने संपर्क किया, उसमें जीतन राम मांझी भी थे। जीतन राम मांझी ने उस चीज को सीरियसली लिया, बाकी यही लोगों ने किसी। यही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने इस पे संज्ञान लिया, बयान दिया। उनसे जाके बोलिए है कि अम्बेडकर नामा की ओर से रतन लाल ने आग्रह किया कि जी जीवन में पॉलिटिकल क्लैरिटी रखिए, वैचारिक क्लैरिटी रखिए। यदा कदा आके किसी इशू पे खाली बयान दे देना, क्योंकि आप जी कभी भाजपा के साथ भी चले जाते हैं, कभी कह देना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम इसी मुद्दा पे हम जन जागरण चलाएंगे, हम बिहार का दौरा करेंगे पूरे देश में। जी लोग ये समझते हैं कि दबाव बना रहे, कुछ मंत्रालय इनको लेना है। उनकी जी जो जो एक ऑथेंटिसिटी है, जब शुरू में जब बने थे तो हम लोगों ने भी समर्थन किया था। तो कभी अमित जी शाह से, देखिए विधायकी सांसद से बड़ी लड़ाई है ये। मंत्री कितने जी आए गए, आप किसी मंत्री से नहीं जाते हैं पटना में मिलने कि हमारा कोई जी काम। उनको जी कहिए कि कम से कम अब क्या,
अब तो कुछ मरने के बाद जिंदा रहने के लिए कुछ काम कर जाइए, आंदोलन के मूड में जाइए। प्रकाश बाबू को देखा है आपने, लोग ये समझने लगते हैं कि माझी जी फिर दबाव बना रहे हैं, 2 मंत्रालय इधर से उधर करना होगा। उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, कहीं ना कहीं उनके जी ढुलमुख भैया के कारण से गड़बड़ हो गई। आप जी जाएंगे रामा की ओर से ये मैसेज उनको जरूर। जी शुक्रिया राजनीति, और फिर आपसे लगातार इस मुद्दे पे अम्बेडकरनामा की नजर रहेगी, और जब भी कोई नई सूचना इंफॉर्मेशन हो आप मुझे जरूर बताएं, हम इसमें बहस, इसको विमर्श का हिस्सा बनाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अच्छा लगा राजनीति। आपसे बात क्यों, देखिए ये आप देश का सबसे बड़ा, आजादी के बाद सबसे बड़ा महा घोटाला है फर्जी प्रमाण पत्र की। आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैम है। मैं तो कह ही रहा हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैम है, जो दलित नेताओं, सत्ताधारी नेताओं के गठजोड़ से अबाध रूप से चल रहा है, और ठीक है, इसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है। शुक्रिया राजन जी, फिर मुलाकात होती है आपसे। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम।